हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि सब्जेक्ट आपका यहाँ पे चल रहा है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जो कि आपके डी फार्म इंडिया का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट हमारी यहाँ पे चल रही है, जिसके अंदर हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर आज रहेगा फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015। तो इसके बाद में आपकी जो सेकंड यूनिट है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम जितने भी आपको लेक्चर्स देते हैं विद नोट्स देते हैं, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं नोट्स के लिए। साथ ही में हम आपको इतना इजी तरीके से समझाते हैं, आप हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देन अगर आप इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए को वो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये PDF हम आपको अवेलेबल करा ही देते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होता है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015। एक तरह से 2015 काफ़ी सारे एक्ट हमारे लागू किए गए। उनका पर्पस क्या था? सिर्फ एक ही पर्पस था, जो हमारी एक तरह से फार्मेसी है इंडिया के अंदर, उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, उसकी प्रैक्टिस को अच्छा किया जाए, एक तरह से फार्मेसी को बेटर बनाया जाए इंडिया के अंदर। क्योंकि फार्मेसी इंडिया के अंदर वैसे काफ़ी बेटर है, लेकिन अगर अदर जो हमारी डेवलप्ड कंट्रियां हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो फार्मेसी का लेवल इंडिया के अंदर थोड़ा लो है, यानी नीचा है। तो उसी को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके थ्रू क्या किया है, कुछ यहाँ पे एक्ट बनाए गए थे, रेगुलेशंस बनाई गई थी। तो उसी के अंदर में हमारे 2015 में हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, इसलिए इसको हम 2015 के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो इसी को यहाँ पे फुल डिटेल में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015? क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाएगी, तो इसलिए हम इसको पूरा अच्छे से देखेंगे। जैसे द न्यू फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 वाज इन्फोर्स्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारा जो यहाँ पे न्यू फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 ये एक्ट हमारा आया था, इसको इन्फोर्स्ड एक तरह से कह सकते हैं बनाया गया था, लाया गया था किसके थ्रू? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारी PCI होती है, जो हमारी 1949 में आई थी, जो किसके थ्रू चलाई जाती है? फार्मेसी एक्ट जो हमारा होता है 1948 के थ्रू। अभी हमारा एक्ट आ गया, लेकिन किस लिए आया? टू रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। जो इंडिया में फार्मेसी की प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट करने के लिए, थोड़ा अच्छा करने के लिए इस एक्ट को यहाँ पे एक तरह से लाया गया था। सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं, हमारा जो फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट रेगुलेशन 2015 है, ये आया था हमारा कितने में आया था? 2015 में आया था, और इसको PCI के थ्रू यहाँ पे लाया गया था फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए। तो आपको समझ आया होगा हमारा एक्ट क्यों आया और किस लिए आया। आगे हम थोड़ा सा चलिए इसमें देख लेते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी की प्रैक्टिस के लिए तो आया, लेकिन फार्मेसी की प्रैक्टिस होती क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे तो नहीं है हम किसी चीज़ को लागू भी कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं वही हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की प्रैक्टिस आखिर क्या है, जिसको एक तरह से रेगुलेट करने का वर्क यहाँ पे करेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। इंटरप्रिटेशन, एवोल्यूशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मेडिकल ऑर्डर। तो देखिए, मेडिकल ऑर्डर क्या होता है हमारा? सीधा सीधा आप अगर एक रिटेल मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कम्युनिटी बड़ी फार्मेसी आप चलाते हैं, एक तरह से होलसेल का चलाते हैं, तो आपका जो ऑर्डर होता है, जो डॉक्टर के थ्रू आपको दिया जाता है, वो होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन। तो एक तरह से फार्मासिस्ट का काम क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन को ले और उसी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपनी फार्मेसी की प्रैक्टिस वहाँ पे करे। अब प्रैक्टिस में आपकी ड्रग की कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, लेबलिंग वगैरह ये सब उसी के अंडर में आ जाती हैं। एक तरह से सीधा कहीं जो प्रिस्क्रिप्शंस मिला फार्मासिस्ट को, उनने पहले उसको रीड किया, देखा क्या है एवोल्यूशन, उसको जांच की, इम्प्लीमेंटेशन क्या किया, उसको लागू किया। लागू किस लिए किया? उन ड्रग की प्रिपरेशंस करने के, एक तरह से बनाने के लिए जो उसमें ऑर्डर की हुई है। किस चीज़ में? मेडिकल ऑर्डर यानी प्रिस्क्रिप्शन में। जब ये ऑर्डर में आ गया, उसने एक तरह से उसको लागू कर दिया, फिर क्या करता है वो उसकी डिस्पेंसिंग करता है ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऑर्डर। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, डॉक्टर के थ्रू फार्मासिस्ट के पास एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, वो उसको पहले जांचता है सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, एवोल्यूशन करता है, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन करता है, लागू करता है कि हाँ सही है, अब इसकी दवाइयाँ हमें बनानी है। उसकी कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग की जाती है उसके ड्रग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे उसमें ड्रग्स लिखी हुई है। तो यही हमारी एक तरह से प्रैक्टिस होती है, और आगे हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग। तो देखिए, डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग का मतलब सीधा सीधा होता है कंपाउंडिंग यानी ड्रग को बनाना। आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया, उसको पढ़ा, दवाइयाँ ली, उनको बनाई, एक तरह से लेबलिंग वगैरह कर दी, उसके बाद डिस्पेंसिंग करना, उसको क्या एक तरह से जांचना दवाइयाँ सही है नहीं है, और उसको पेशेंट्स को दे देना। तो ये क्या होती है? हमारी डिस्पेंसिंग होती है। तो जब हमारी दवाई बन गई तो दोनों वर्क यहाँ पे किए जाते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, आपने देखा है ना, जो एक तरह से डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, भाई फार्मासिस्ट के थ्रू ही दी जा रही है,
तो आपको बताते हैं आप तो सुबह लेनी है, शाम लेनी है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस तरह से आपको उसको टेक करना है, लेना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये एक तरह से उसमें बताया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्टिसिपेशन इन ड्रग एंड डिवाइस सिलेक्शन एंड ड्रग रिलेटेड रिसर्च। तो देखिए एक तरह से जो हमारे ड्रग होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन करता है। कहते हैं ना जो नई ड्रग्स आती है उसकी नॉलेज भी उसको होनी चाहिए। साथ ही में एंड डिवाइसेस, जो ड्रग वो एक तरह से पेशेंट को दे रहा है उन ड्रग में रिलेशन में उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही में जो डिवाइसेस, एक तरह से कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको दवाई से पूरा प्रॉपरली काम नहीं बनता है, उनको अदर तरह के एक तरह से डिवाइस भी दिए जाते हैं। जैसे कि अस्थमा पंप होता है हमारे, क्या होता है वो एक डिवाइस होता है। कानों में लगाने वाली मशीन होती है वो एक डिवाइस होता है। यानी मैनी टाइप के डिवाइस ऐसे होते हैं जो पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है उसकी बीमारी के लिए। खाली दवाई से काम जब नहीं चलता है जब, तो उसमें भी एक तरह से वो जो एक तरह से डिवाइसेस की ड्रग की रिसर्च है उसमें भी उसको एक तरह से पार्टिसिपेशन करना एसेंशियल होता है, जिससे वो उस चीज़ की नॉलेज ले सके जिसको एक तरह से वो पेशेंट को दे रहा है। तो ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट केयर एंड फार्मास्यूटिकल केयर। तो देखिए ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे पेशेंट केयर। तो हमारे जो यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 आया था, तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट कर रहा है। अभी किस तरह से आगे रेगुलेट करेगा, यानी पेशेंट के साथ और अदर उसको कैसे बिहेव करना है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे उसको अपना एक अच्छी तरीके से रोल निभाना है जिससे फार्मेसी की प्रैक्टिस रेगुलेट हो सके। तो इस सभी को यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू हम देखेंगे। और देखिए ये जो आपकी डेफिनेशन रहेंगी ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं अगर आपसे पूरा टॉपिक नहीं पूछा जाता है तो आप ये ना सोचे थोड़ा सा हम लिख देंगे, सारी ही डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और देखिए आपके सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है ये पिछली बार नहीं था, इस बार इसको न्यू ऐड किया है, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकले और आपसे डायरेक्टली पूछ ले। तो आपको अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है और इसको बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है। क्या है कि हमारा जो फार्मेसी एंड इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे सिलेबस चेंज हुआ है आपका। तो जो न्यू सिलेबस आया हो सकता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना कर रखा जाए और उसी में से आपसे पूछ ले। तो इन सभी को पॉइंट टू पॉइंट चलिए डिस्कस हम कर लेते हैं। तो चलिए इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं पेशेंट काउंसलिंग। तो देखिए पेशेंट काउंसलिंग का आप सीधा सीधा मतलब समझिए, आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने गए तो उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया लिख के, चलिए ठीक है, उसने बातचीत भी आपसे की। उसके बाद आप एक फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी आपसे बातचीत कर सकता है। अब वो किस रिलेशन में आपसे करेगा, देखिए वो आपसे पूछेगा आपको क्या बीमारी है, जाहिर सी बात है डॉक्टर ने पहले पूछा है, लेकिन वो फार्मासिस्ट भी पूछता है क्योंकि आपके नीड के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बताया कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो फार्मासिस्ट के अंडर में ही आते हैं। तो बहुत ही टाइप की ऐसी प्रॉब्लम जो पेशेंट फार्मासिस्ट को बताता है जिससे अच्छा वो ट्रीटमेंट और भी उसको दे सके। तो पेशेंट से बात करके उससे, जैसे मान लीजिए जो रिटेल मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, कुछ हमारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो डायरेक्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के उनके पास जाते हैं, तो वो भी उनसे बातचीत करके अपनी बीमारी को थोड़ा बताते हैं, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, अदर प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ। तो अगर पेशेंट से फार्मासिस्ट अच्छी तरीके से काउंसलिंग यानी बातचीत करता है जिससे उसको पता चल सके उसकी हेल्थ के बारे में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो उसकी हेल्थ को प्रमोशन कर सकता है, एक तरह से उसकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में अपना रोल दे सकते। चलिए इसको देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन यानी ओरली मुंह से जो बातचीत की जाती है, जैसे जो फ्रेंड्स आपस में करते हैं, बाय द फार्मासिस्ट टू द पेशेंट, फार्मासिस्ट के थ्रू किससे, पेशेंट से। और यहाँ पे कोर गिवर टू इन्फॉर्म अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग एंड एडवाइसेस, एक तरह से वो क्या करता है, जब फार्मासिस्ट बात करता है किससे, पेशेंट से, तो उसको बताता है जो ड्रग है और एक तरह से डिवाइसेस है उसको एडवाइसेस भी देता है कि किस तरह से आपको ड्रग को यूज़ करना है। क्या मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा वर्क आपको नहीं करना है, कौन सा करना है। इस तरह की बातचीत अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छा उसकी हेल्थ के लिए वहाँ पर रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। तो देखिए फार्मासिस्ट का जो मेन वर्क है वो यही है कि जो जितने भी एक तरह से फार्मास्यूटिकल केयर होती हैं जो फार्मासिस्ट के अंडर में आती है, उनको वो पेशेंट को, पब्लिक को बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड करा सके। ये भी एक तरह से क्या, फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेशन करना ही यहाँ पर है, एक तरह से इम्प्रूव करना। पेशेंट सेंटर्ड प्रैक्टिस इन विच द फार्मासिस्ट एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ए पेशेंट्स ड्रग रिलेटेड नीड्स एंड हेल्प्स इन प्रिवेंशंस रिडक्शन पेशेंट सिम्टम्स और डिसीज। वो सीधा सीधा क्या करता है, जो पेशेंट किसी फार्मासिस्ट के पास आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है, जाहिर तौर पे क्या है कि उसको कोई ना कोई इलनेस है, उसको बीमारी है, तो एक तरह से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि फार्मासिस्ट की जो रिलेटेड नीड है, यानी क्या उसे हेल्प चाहिए, उसके डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए, डिसीज़ को रिड्यूस करने के लिए, जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी डिसीज़ को, उनको ट्रीट करने के लिए एक तरह से जो फार्मास्यूटिकल केयर फार्मासिस्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रोवाइड कराना, जिससे उसको डिसीज़ में इम्प्रूव, एक तरह से ट्रीट वहाँ पे वो
हो सके। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्मेसी प्रैक्टिशनर। तो देखिए क्या होता है फार्मेसी प्रैक्टिशनर, सीधा सीधा आप कह सकते हैं जो फार्मेसी की एक तरह से प्रैक्टिस ले रहे हैं, यानी उस वर्क को वहाँ पे सीख रहे हैं उसके। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एन इंडिविजुअल करंटली लाइसेंस रजिस्टर्ड और अथोराइज्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट टू काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग टू द पेशेंट। एक तरह से फार्मेसी जो प्रैक्टिशनर है वो क्या होना चाहिए, करंटली मतलब लाइसेंस रजिस्टर्ड होना चाहिए, अथोराइज्ड होना चाहिए जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके थ्रू, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है PCI उसके थ्रू एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो एक तरह से फार्मेसी की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि उसे भी एक बाद में फार्मासिस्ट बनना है तो एक तरह से उसके पास पूरी अथॉरिटी वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो देखिए ये इसके अंदर यहाँ पाएगा फार्मेसी प्रैक्टिशनर के अंदर। जो हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं एक तरह से जो कम्युनिटी मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं, जैसे हमने आपको डिटेल में पढ़ा है कम्युनिटी फार्मेसी में बहुत ही अच्छी तरीके से, वो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे सप्लाई करते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड प्रोवाइड्स एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन ऑन पेशेंट्स हेल्थ। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का सीधा सीधा वर्क होता है प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, दवाइयाँ देते हैं और साथ ही में वहाँ पे एडवाइसेस और एक तरह से कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड, कैसे उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये जो वायरल बीमारियां वगैरह चलती हैं उससे कैसे उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो देखिए ये हमारे वो फार्मासिस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल में एक तरह से वर्क, तो ये क्या करते हैं डिस्पेंसिंग करते हैं ऑफ ड्रग्स टू दी पेशेंट्स एंड एडवाइज देम अबाउट मेडिकेशंस यानी मेडिसिन्स। तो ये क्या करते हैं सीधा सीधा डिस्पेंस करते हैं किस चीज़ को, ड्रग्स को, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं पेशेंट के लिए, ड्रग को एक तरह से क्या करते हैं डिस्पेंसिंग करते हैं और साथ ही में एडवाइस देते हैं उन मेडिसिन के बारे में, यानी कैसे आपको लेनी है कैसे आपको नहीं लेनी है। तो हम देख लेते हैं प्रोवाइड पेशेंट्स केयर दैट ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मेडिकेशंस एंड ये क्या करते हैं सीधा सीधा ये हमारी क्या करते हैं केयर करते हैं किस चीज़ की, पेशेंट्स की। भाई जाहिर सी बात है जितने भी फार्मासिस्ट होंगे उनका मेन वर्क ही केयर। आप किसके थ्रू केयर करना, या तो इन्फॉर्मेशन देंगे, एडवाइस देंगे, या उनको दवाइयाँ देंगे या डिवाइस देंगे। यही क्या है कुछ हमारी ऐसी बात है जिससे वो हेल्प कर सकते हैं। तो क्या करते हैं उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मेडिकेशंस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना, एक तरह से जो उनकी डिसीज़ वगैरह हैं उनको प्रिवेंशन करने के लिए। दे वर्क इन कोलेबरेशन विद फिजिशियन एंड अदर वर्क होता है एक तरह से कोलेबरेशन करते हैं कि इसके जो हमारे अदर प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स फिजिशियंस वगैरह होते हैं उनके साथ में। एक तरह से देखिए फार्मासिस्ट को भी हेल्प मिलती है जो फिजिशियंस वगैरह होते हैं उनसे, क्योंकि क्या होता है वो एक तरह से कड़ी है। देखिए एक पूरा कड़ी होती है जो एक तरह से फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट है, नर्सिस होती हैं, सभी स्टाफ में एक तरह से कम्युनिकेशन होता है किस तरह सबको मिलजुल कर वर्क करना है। क्या एक दूसरे की नॉलेज भी वहाँ पे वो आपस में ले दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है देखिए नॉलेज जितना ले जाए वो कम ही कम वहाँ पे होती है। हम देख लेते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट। तो कुछ हमारे ऐसे फार्मासिस्ट होते हैं जो ड्रग की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं लेकिन वो टॉक्सिक इफेक्ट फिलहाल कॉज करने लगी हैं। कुछ न्यू रिसर्च की गई है जिससे नई अच्छी दवाइयाँ आई हैं जो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट वहाँ पे दे रही हैं। कुछ दवाइयाँ जो पब्लिक खाती है उनको उन दवाई को यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, क्या उसकी एक तरह से क्या होती है डायरेक्शन होती है, इन सभी के बारे में एक तरह से ये चीज़ नॉलेज देते हैं। तो ये क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस रिगार्डिंग ड्रग इंटरेक्शंस और साथ ही में साइड इफेक्ट डोजेस पर स्टोरेज टू पेशेंट्स। एक तरह से जो पेशेंट दवाइयों को ले रहा है कैसे उसकी लेना है, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, कितनी डोज में लेना है, प्रॉपर कैसे उसको रखना है जिससे कि उसकी जो एक तरह से स्टेबिलिटी है वहाँ पे वो बनी रहे। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स। तो देखिए ये जो हमारा कोड ऑफ फार्मेसी इथिक्स है यहाँ पे बस आप इसको ऐसे समझिए, आगे हमारा इसके ऊपर पूरा ही एक टॉपिक आने वाला है जिसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरह से जो फार्मेसी की नैतिकता है वो यहाँ पे हम जानेंगे। तो पेशेंट केयर इज़ द फर्स्ट कंसर्न ऑफ फार्मासिस्ट। तो देखिए जो एक फार्मासिस्ट है उसकी क्या नैतिकता है, एक तरह से क्या उसके मतलब कह सकते हैं नैतिकता इंसान के नेचर में होती है, ऐसे नहीं कि उसको आप अलग से डाल सकते हैं। तो क्या करता है उसका जो फर्स्ट वर्क है यहाँ पे वो पेशेंट की केयर करना है, क्योंकि पेशेंट की केयर करने में ही एक क्या है एक तरह से उसकी ड्यूटी भी है और साथ ही में उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, एक तरह से उससे सच बोलना। तो कह सकते हैं देखिए फार्मासिस्ट जो है देखिए ऐसा नहीं है कि सभी फार्मासिस्ट अपना वर्क अच्छे से करते हैं। कुछ लोग जो अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस होते हैं वो अच्छा वर्क करते हैं, कुछ लोग जो सिर्फ सैलरी के लिए वर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए, उन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब होता है, वो फिलहाल इस तरह कोई वर्क नहीं करते हैं। ठीक क्या करते हैं मेंटेनेंस पेशेंट्स रिकॉर्ड, जो पेशेंट को दवाइयाँ जा रही हैं, कौन सी डिसीज़ में जा रही हैं, कब जा रही हैं, कौन सी जा रही हैं, इसका रिकॉर्ड भी एक तरह से मेंटेन रखा जाता है जो एक अच्छा फार्मासिस्ट होता है उसके थ्रू। साथ ही में रेंट और लेंस ऑफ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कुछ लोग अपने जो लाइसेंस होता है सर्टिफिकेट होता है उसको अदर मेडिकल स्टोर पर चलवा देते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये फार्मेसी एक्ट 1948 जो है हमारा उसके थ्रू ये मान्य नहीं है एक तरह से।
प्रोहिबिटेड इसको किया गया है स्ट्रिक्टली, यानी आपका लाइसेंस अगर पकड़ा जाए तो कैंसिल वगैरह भी वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट पेशेंट्स इंडिविजुअली एंड कॉन्फिडेंटली। तो देखिए कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो देखिए लो कैटेगरी एक तरह से कह सकते हैं, कुछ गरीब टाइप के होते हैं, पुअर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी डेंजर डिसीज़ होती हैं, तो उनको कॉन्फिडेंटली क्या करना चाहिए, एक तरह से मोटिवेटिव करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि आपकी डिसीज़ नहीं आपको सही हो जाएगी। क्योंकि देखिए उसको दिलासा आप दे सकते हैं जितना ज़्यादा इतना ही उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर उसके दिमाग में फितूर कुछ ज़्यादा ही बैठा हुआ है, बीमारी को डरा हुआ है, तो दवाई आप देंगे लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट उसकी हेल्थ में नहीं आएगा। आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, मतलब एक तरह सपोर्ट करेंगे, उसको समझाएंगे कि नहीं ये हो जाता है, तो इस तरह से उसकी हेल्थ में अच्छा इम्प्रूवमेंट वहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्लेइंग नेम ऑफ ओनर एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सीधा आपने देखा होगा ना, जो जैसे चलिए एग्जांपल हम देते हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है तो क्या करता है अपने बाहर बोर्ड पर लिखाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम, चलिए क्या नाम यहाँ पे ले, जैसे मान लीजिए सुनीता, तो क्या है वहाँ पे सुनीता एमबीबीएस, तो सीधा है क्योंकि वहाँ पे उसने अपनी क्या लिख रखी है, क्वालिफिकेशन लिख रखी है, क्या उसने किया हुआ है। इससे पेशेंट डायरेक्टली उसको देखता है कि हाँ भाई ये एमबीबीएस डॉक्टर है, बीएमएस डॉक्टर है या फार्मासिस्ट है, तो उसी की जो उसको रिक्वायरमेंट है या उसको जो अच्छा लगता है उसी के पास में फिलहाल हो जाएगा, जिससे बाहर वाले बंदे जो एक तरह से पेशेंट है, पब्लिक है, उसको पता रहे कि कौन डॉक्टर है और एक तरह से क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये सब कहाँ पे रखते हैं, अपनी डिस्प्ले क्या होती है, या तो बाहर डिस्प्ले हो सकती है, डायरेक्टली वो बैनर लगा लेते हैं। तो नेम ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो एक तरह से उसको चला रहा है, उस फार्मेसी को चला रहा है, उसका नाम, साथ ही में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें उस पर मतलब बाहर वो एक तरह से लिख सकता है, जैसे बैनर वगैरह बनाते हैं। डिस्प्लेड एट द मेन एंट्रेंस, जो मेन हमारा रास्ता होता है, एक तरह से वे होता है घुसने का, बिल्डिंग का हो या प्रीमाइसिस जो भी हमारी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, में डिस्प्लेड हिज और हर, देखिए लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकती है फार्मासिस्ट, तो उसका जो नेम है और उसका साइन एक तरह से ब्रांड एलोंग कह सकते हैं, विद एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फोटोग्राफ्स, उसका फोटो भी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफिकेशन, एक तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी वहाँ पे बैनर पे होती है, यही इसमें लोट फेर के है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट। देखिए क्या क्या ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक फार्मासिस्ट की, इसको थोड़ा सा चलिए और अच्छे से हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही बनाएं, थोड़ा सा इंप्रेसिव भी लग रहा है और ईजी आपके लिए रहेगा। तो सीधा समझिए, चलिए यहाँ पे एक फार्मासिस्ट है, जैसे फार्मासिस्ट कौन है, जैसे चलिए सुनीता ही नाम हम ले लेते हैं, शायद सुनीता कोई स्टूडेंट है हमारी इसलिए नाम यहाँ पे याद आ गया। तो क्या है, देखिए जो सुनीता है क्या है, वो एक फार्मासिस्ट है। अब जो फार्मासिस्ट है इसका क्या क्या वर्क यहाँ पर रहेंगे, तो पहला रहेगा सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, तो एक तो जो हमारी ड्रग है उसका सेफ तरीके से कैसे पेशेंट यूज़ कर सकते हैं उसको बताना, साथ ही में रेशनल यूज़, ये हमने आपको फार्माकोथेराप्यूटिक में पढ़ा है, अच्छी तरीके से दवाओं का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं, उल्टे सीधे तरीके से नहीं करें वरना वहाँ पे उसको बेनिफिट की जगह हार्म वहाँ पे हो सकता है। तो पहला वर्क ये हो गया। सेकंड हो गया पेशेंट काउंसलिंग, उससे बातचीत करे, यानी उसको समझाए, इन्फॉर्मेशन दे दवाइयाँ कैसे यूज़ करनी है या उसको क्या बीमारी है, उसमें उसको कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, लाइफ स्टाइल चेंज किया जा सकता है या दवाओं को किस टाइम कैसे कितनी डोज में लेना है, ये वो कर सकता है। साथ में फॉर्मुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन, जो फार्मासिस्ट होता है क्या करता है, फॉर्मुलेटर होता है, फॉर्मुलेशन करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो एक तरह दवाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंपाउंडिंग जो एक तरह से उनकी कंपाउंडिंग करता है, किस चीज़ की, मेडिसिन की। तो ये सारा किसका वर्क है, ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे फार्मासिस्ट की। फार्मास्यूटिकल केयर, जो फार्मास्यूटिकल केयर उसके अंडर में है वो पेशेंट को प्रोवाइड करा सकता है। साथ ही में प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर एजुकेशन, जो एक तरह से वो हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। जैसे आपने देखा है जो कॉलेजेस से जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करा रहा है फार्मासिस्ट, तो वो भी एक फार्मासिस्ट है, तो एक तरह से वो हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, तो देखिए क्या है जो इफेक्टिव थेरेपी, अगर वो पैसे ले रहा है तो साथ ही में इफेक्टिव थेरेपी आपको वहाँ पे दी जा सके। क्या होता है कुछ डिसीज़ हमारी ऐसी होती है जिसमें जो हमारी एक तरह से थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, छोटी मोटी दवाइयाँ सही हो जाता है, कुछ ऐसी होती है जिनमें अच्छी खासी कॉस्टली थेरेपी वहाँ पे दी जाती है, तो जैसी आप थेरेपी दे रहे हैं उसके हिसाब से पैसे लेते हैं, तो वो थेरेपी इफेक्टिव वहाँ पे हो सके। तो ये कुछ क्या है एक तरह से ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों के अंडर में हमारी ये आ जाती हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो देखिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो ये हमने आपको कम्युनिटी फार्मेसी में बहुत ही अच्छी तरीके से कराई है। अगर मान लीजिए पोर्शन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, देन इसके अंदर आपका इतना ही इनफ रहेगा, वैसे आप सभी जानते हैं। सीधा मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट्स रिकॉर्ड,
अगर आपको एक अच्छी फार्मेसी की प्रैक्टिस करनी है, एक तरह से उसको आपको क्या करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर निभानी है। तो जो पेशेंट आपके पास आते हैं फार्मेसी पर, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन रखना चाहिए, जिससे कभी अगर उसको निकाला जा सके तो ईजिली आप उसको निकाल सकें। मेंबरशिप इन एसोसिएशन, जो आपके एसोसिएशन है जहाँ पे आपकी फार्मेसी, एक तरह से उसके साथ भी आप मेंबरशिप वगैरह करते हैं, तो इस तरह के हमारे कुछ ये इसके अंदर होते हैं। तो फ्री स्टेशन, देखिए ये जो आपका पॉइंट है ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं तो क्या होता है, सीधे हम फार्मेसी, जैसे आपका डी फार्म हो गया, आपने ट्रेनिंग की, सीधे आप पीसीआई गए। जब आप पीसीआई जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए 6 मंथ में, 1 ईयर में आपका आ जाता है। देन अब ऑनलाइन हो रहा है तो थोड़ा अब जल्दी आ रहा है। तो क्या होता है, उसके आने के बाद में 1 साल के अंदर कुछ उसकी डेट होती है, जैसे दिसंबर के लास्ट होती है, आई थिंक इतना होता है। तो जब आपको रिन्यूअल कराना होता है, फर्स्ट जैसे 1 साल में कराना होता है, सेकंड आपका 5 से 6 ईयर के लिए मिल जाता है, फिर हर 5 साल में होता है। इस तरह का हमारे कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन आपका होता है उसको रिन्यूअल कराना भी आपके लिए कंपलसरी होता है, और इसके लिए भी देखिए एक डेट होती है। उस डेट से अगर बाद में आप कराएंगे तो आपको दोबारा ही उसको बनवाना पड़ता है, एक तरह से आपका वो कैंसिल हो जाता है। तो रिन्यूअल आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराने के लिए शैल अटेंड मिनिमम 2 रेफरल्स कोर्सेज। एक तरह से क्या होते हैं, कुछ हमारे रेफरल कोर्सेज होते हैं। सीधा सीधा चलिए हम ऐसे समझते हैं, जब आप सीधा जाएंगे पीसीआई रिन्यूअल कराने, आपकी फीस स्लिप कटेगी, आई थिंक 1000 या 1500 रुपये की होती है। तो क्या होता है, उसको आप सीधा पैसे देंगे, आपको स्लिप दे देगा और पोस्ट के थ्रू आपके घर पे आ जाएगा। सिर्फ इतना ही हमारा ये होता है। मिनिमम 1 डे ड्यूरेशन, मतलब क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन से सीधा सीधा मतलब है जो इसकी ड्यूरेशन है रिन्यूअल कराने की, उसमें ही आपको इसको कराना होगा। ईच इन स्पाज्म ऑफ 5 ईयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाई, जैसे कि मान लीजिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन है जो हम कराएंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिन्यूअल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही में प्रोफेशनल बॉडीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल। आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको ये समझाया, साथ ही में इसके नोट्स जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। देन अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।